हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है जुलाई मंथ में है, जिसके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और ऐसे भी टॉपिक्स करवा रही हूँ, जिनसे क्वेश्चन हर साल बनते ही बनते हैं सीडीपी वगैरह में। और आज के इस सेशन में मैं एनवायरनमेंट वाला पोर्शन करवाने जा रही हूँ। ये पेपर 1 के लिए है, जिसमें एनवायरनमेंट सब्जेक्ट सबके लिए कंपल्सरी होता है। आज की इस सेशन में चलिए देखते हैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो ही चुका होगा। इस टाइम प्रैक्टिस सेशन ही ज़रूरी है, और अगर प्रैक्टिस सेशन के रूप में एनवायरनमेंट मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिले, वो सबसे बेस्ट होता है। और अगर मेरे चैनल को आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 वाला। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल मतलब केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल कितनी थी? जो औसत चाल एवरेज स्पीड है वो पूछ रहा है, और डिस्टेंस कितना दिया है? ये डिस्टेंस दिया है 2120, और स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड क्या होता है? v इज यस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है? 29 नवंबर 2019 को कितने दिन तक चली है ट्रेन? पहले ये देखिए, शॉर्टकट में बता रही हूँ। ठीक है, कितने दिन तक चली है ट्रेन, ये देखिए पहले आप। डेट यहाँ पे नोट कर लिया करिए, जितने दिन तक चली। 29 को चली, फिर 30 नवंबर को चली, 30 का होता है नवंबर, फिर कितने की चली? 1 दिसंबर को चली। ऐसे आप करिएगा, एग्जाम में जल्दी निकल आएगा। ठीक है, फिर 29 30 एक लिख लिए हम। 29 को कितने बजे निकली ये? 19:45 पर। 19:45 मतलब पीएम वाला टाइम है, ये शाम का टाइम है। और 12 में से घटाएंगे कितना बच जाएगा? ये 7:45 हो जाएगा। 29 को कब निकली? 7:45 पे, ये 7:45, और ये रहेगा पीएम। पीएम में निकली है, शाम के टाइम। फिर है 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे। 1 दिसंबर को पहुंच रही है कितने पे? 11:45 पर। 7:45 तक पहले जोड़िए, सुबह 7:45 तक, क्योंकि ये एएम वाला टाइम है। जब 12 के बाद 13 14 15 ऐसे करने लगते हैं, वो पीएम वाला हो जाता है। ये एएम वाला टाइम है। ठीक है, एएम का टाइम है। तो ये कितने बजे पहुंच माल एएम में? 7:45 तक का बस निकालिए, इजी होगा। फिर देख, ये 30 को भी चली होगी। 30 को पूरे मतलब दिन, पूरी रात चली है। 30 को कब तक? 7 शाम को 7:45 तक कितना घंटा हो जाएगा? 29 को 7:45 और 30 को 7:45 तक 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये सुबह का टाइम है, एएम है ये। फिर शाम को 7:45 से सुबह 7:45 तक 12 घंटे और जोड़ लीजिए। ये कितने हो गए टोटल? 36 घंटे। अब अब कहाँ पहुँच गई? ये कितने बजे तक चल चुकी है? 1 को 7:45 तक चल चुकी है, लेकिन क्या कह रहा है ये? कितने बजे तक चली है? 11:45 तक। 11:45 से घटा लीजिए, कितना टाइम और चलेगी ये? 4 घंटे और चलेगी। 36 में 4 जोड़ लीजिए, 40। टोटल कितने घंटे चली है ये? 40 घंटे चली है। अब ये देखिए, ये इसी फार्मूला में रख दीजिए। यस इज इक्वल टू डी बाई जो टी फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है? 2120, और टाइम कितना निकल के आ गया? 40 आवर। 40 आवर कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 53 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऐसे आप निकालिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, अ, आसानी से निकल आएगा। ठीक है, डेट साइड में लिख लीजिए और देखिए कितने दिन तक चली है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त वेट लिफ्टर है? इसमें से जो वेट लिफ्टर है वो है कर्डम मलेश्वरी। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं, सुनीता विलियम के बारे में। ये आपको पता होगा कि जो भारत की पहली फर्स्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली है। ठीक है, भारत की पहली महिला है जो किस पे गई है? माउंट एवरेस्ट पर। कब गई? 1984 में। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन फीमेल है। इसके बाद सुनीता विलियम ने, ये बछेंद्री पाल। ठीक है, ये बछेंद्री पाल के बारे में बता रही हूँ मैं। इसके बाद सुनीता विलियम को देख लीजिए। जो सुनीता विलियम है, ये है तो इंडिया की ही, है तो इंडिया के गुजरात की ही, लेकिन ये कहाँ की है? नासा की साइंटिस्ट है। नासा कौन सी कंपनी है ये? अमेरिका की है। नासा की साइंटिस्ट हैं। ये भारतीय मूल की सेकंड क्या है? सेकंड एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में गया है, जो अंतरिक्ष में गई हैं। ठीक है, जो अंतरिक्ष में गई हैं, सुनीता विलियम सेकंड है, सेकंड फीमेल ऑफ इंडिया है। ठीक है, और फर्स्ट वाली आप बताइएगा कौन है? फिर है सूर्यमणि।
सूर्यमणि जो है ये जंगल से रिलेटेड है, जंगल आंदोलन इन्होंने किया था, इन्हें जंगल से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए ये कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, वहाँ पे जंगल आंदोलन भी चलाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th वाला था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, इसमें से रूट्स कौन सा है? चुकंदर, आलू, अदरक। आलू रूट्स नहीं होता, ये तना होता है। गाजर, हल्दी, हल्दी तना होता है। अदरक ये तना होता है, इसमें हल्दी तना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4th वाला है, गाजर है, चुकंदर है और मूली है। जिसके नीचे रेसे टाइप के ना निकले हो ना, वो रूट होता है। देखिए मूली है, चुकंदर है और गाजर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है, रेगिस्तानी ओक ये एक पौधा है, नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ये रेगिस्तान में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है, निपेंथीस वह पौधा है जो शिकार करता है। निपेंथीस वो पौधा है जो शिकार करता है के विषय में। जो निपेंथीस है ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कीटभक्षी पौधे होते हैं। अपने इंडिया की बात करें तो ये मेघालय में पाया जाता है, और बाहर की बात करें तो इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसी जगह पे पाया जाता है। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही होगा। देखते हैं, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला है, इसका आकार घड़े जैसा होता है। हाँ, घड़े जैसा होता है जिससे ये कीट खाता है, और उसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला भी सही है। फिर देखते हैं, यह केवल केवल शब्द है, गलत हो गया, ठीक है। केवल छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ए एंड बी दोनों। यह कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोह का आवाज निकालता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, आप सुने होंगे दांडी यात्रा 24 डेज शायद चली थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? जो दांडी यात्रा किए थे इन्होंने, वो दांडी जो स्थान है वो कहाँ पे है? वो गुजरात में। ऑप्शन नंबर 4th वाला सही है। कभी कभी आपको पूछ लेता है कि जो दांडी यात्रा है ये हुआ कब था? इसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे ये, और ये हुआ था 1930 में, वही गुजरात के दांडी तट पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, नमक से रिलेटेड था ये। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, हाई फीवर हो उसके साथ क्या हो? सीवर हो, ठीक है, कपकपी हो। फिर देखते हैं, उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है? चलिए देखते हैं किसके इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, मलेरिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है, ये न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है, रीजनिंग है मतलब। किसी डॉक्टर का घर यक्ष पर स्थित है। मान लीजिए डॉक्टर का घर ये रहा, यक्ष पर स्थित है, ये क्या क्या होम है डॉक्टर का, तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। अब तुरंत तो अस्पताल मत बना लीजिएगा, पहले यहाँ से निकलिएगा, फिगर बनाइएगा, लास्ट में अस्पताल आएगा। डॉक्टर के घर से अस्पताल तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, जो यक्ष के ठीक पूर्व में 600 मीटर है। यहाँ से कहाँ जाते हैं? ए पर जाते हैं, ए पर, और ये डिस्टेंस कितनी है? 600 मीटर है। फिर देखते हैं क्या करते हैं ये, अ, फिर वह बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक दक्षिण दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर, फिर बी पे जाते हैं, बी पे जाते हैं जो कितनी मीटर की दूरी पे है? 450। फिर क्या होता है, बी के ठीक, फिर है 450 मीटर की दूरी पर जाते हैं, फिर वह यहाँ से फिर वह सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक पश्चिम 120 मीटर पर स्थित है। ये देखिए 120 मीटर इस पर स्थित है, ये पॉइंट है सी। फिर देखते हैं क्या करते हैं, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं, वाई उनका हॉस्पिटल ही है, जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है, ये 90 मीटर ही है, मिला मत दीजिएगा। फिर है, ये क्या है? वाई है, ये क्या है? हॉस्पिटल है, इनका अस्पताल है, अस्पताल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा। अस्पताल के सापेक्ष देखना है, ये मत कि घर के सापेक्ष देखने लग जाना, इससे आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। हॉस्पिटल के सापेक्ष इसको देखना है, ये कौन सी दिशा पड़ेगी इसके सापेक्ष? क्या है? उत्तर और पश्चिम वाला है। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही होगा, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? जो चेराव नाच होता है वो करते हैं मिजोरम के लोग, मिजोरम में। और बता दो, एक चपचार कूट जो है त्योहार मनाया जाता है, चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है जिसमें चैलम नृत्य होता है।
वहाँ के जो मेल फीमेल होते हैं वो लोग करते हैं जोड़े में, ठीक है, चैलम नृत्य होता है। झारखंड का फेमस नृत्य है छऊ। और मणिपुर का जो फेमस नृत्य है वो है पोमलांग। पोम लॉन्ग, पोमलांग है, नोंगक्रेम है, नोंगक्रेम भी है, याद रखिएगा, ये सब वहाँ के फेमस नृत्य हैं। और मेघालय की बात की जाए तो यहाँ पे बता ही दी हूँ। पोमलोंग और नोंगक्रेम है, ये मेघालय में है। मणिपुर का मणिपुरी मणिपुरी है, ठीक है, मणिपुर का मणिपुरी है। और ये जो पोमलोंग है और नोंगक्रेम है, ये मेघालय का फेमस नृत्य है। और मणिपुर का मणिपुरिया है। और ये जो झारखंड का है ये छऊ है। और मिजोरम का चपचारकुट और चैलम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, ये रहा अपना इंडिया। यहाँ पे कहीं पड़ता है तमिलनाडु, और यहाँ पे पड़ता है आंध्र प्रदेश, और फिर चलिए देखते हैं इधर पड़ता है केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। आंध्र प्रदेश ये रहा, केरल ये रहा, कर्नाटक ये रहा, ठीक है। आंध्र प्रदेश केरल कर्नाटक पड़ता है, इधर कर्नाटक भी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है। आपको बता दूं, देखिए एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन बना है। जो एनसीएफ 2005 है और आरटी 2009 वाला है, और जो एनईपी 2020 है, इन सब पे मैं क्वेश्चन करवा दी हूँ। देखिए इससे जो है आप खुद ही देख रहे हैं कि इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये वीडियो अपलोड है, आप सभी देख लीजिएगा। सारे जो है ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स है ना, एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि अब ऐसे ये जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है इसमें पूछा गया, सीडीपी में भी पूछा जाएगा, मैथ में भी पूछा जाएगा। इसको बेस बना के जरूर पूछ लेते हैं क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो प्राइमरी लेवल होता है वहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडीज जो होता है उसका एम क्या नहीं होना चाहिए, उसका पर्पज नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या नहीं होना चाहिए उसका पर्पज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। क्या है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक, ये देखिए इसी से निकल जाएगा तुरंत आंसर। सारे आंसर पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वहाँ आप एग्जाम देने बैठेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। इसका सटीक शब्द आ गया जहाँ, ये नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, ये आंसर सही हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है, बाकी सब सही है। सबको करना चाहिए, सबको पर्पज होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं थर्ड से फिफ्थ तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। जो थर्ड से फिफ्थ है, यहाँ के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, वो क्या मतलब संकलित करते हैं, चलिए देखते हैं। इसका सही, पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। पर्यावरण शिक्षा को ये संकलित करते हैं, सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज को भी करते हैं, और पर्यावरण के अवधारणाओं को भी, मतलब विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही नहीं है। जो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही नहीं है वो है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो फर्स्ट से फिफ्थ तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, ये तो सही। फिर देखते हैं, पहले से चारों देख लेते हैं। फिर है सेकंड वाला, फर्स्ट से सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट जो इन्वायरमेंटल स्टडीज वाले मतलब ये सब्जेक्ट हैं वो नहीं ऐड किए गए हैं, इनको मैथ एवं किसके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, मैथ एवं लैंग्वेज के माध्यम से पर्यावरण स्टडीज मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए, खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, यह क्या है। ये बच्चों के अकॉर्डिंग हो रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ऑप्शन, ये पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित पाठ्यक्रमों का उपकरण है। चलिए देखते हैं क्या है। उप प्रकरण है, ठीक है। ये सब डायरेक्ट प्रकरण है, उसके डायरेक्ट जो सिलेबस में है ये भोजन है, लेकिन ये जो उप प्रकरण है वो है जानवर। ये किसी चैप्टर के अंदर आता है, ये चैप्टर का नाम नहीं है, बाकी ये और ये चैप्टर के नाम है डायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि होगी। जो मतलब डिजायरेबल एक्टिविटीज है वो क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए। चलिए देखते हैं क्या है। इसका जो सही आंसर होगा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को को संबोधित करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। जो मल्टीकल्चरल एरियाज होते हैं उनको संबोधित करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है वो जो ज्ञान की रचना करनी हो ना, कंस्ट्रक्टिव ऑफ नॉलेज, इसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल है। फिर देखते हैं बच्चों के समुदाय के सदस्य। फिर
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें में दी गई व्याख्या ये तो गलत है, ये नहीं है। इसका सही आंसर होगा पाठ्यपुस्तकें भी इम्पोर्टेंट है, समुदाय के सदस्य भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। ये और ये तीनों ऐड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज सीखने में प्रभावशाली जो तरीके हैं, इफेक्टिव मतलब मेथड्स हैं, उनको जोड़ा जाता है। वृत्तांत के द्वारा, कहानियों के द्वारा, शिक्षक के उदाहरणों की प्रभावशाली व्याख्या। व्याख्या शब्द नेगेटिव टैग वर्ड है। टैग वर्ड मैं आपको पढ़ा दूंगी एग्जाम के पहले, देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो लोग कम भी पढ़े हैं ना, मान लीजिए जो लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, उनको पास करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड, ये सब आने चाहिए। और अगर टाइम मैनेजमेंट की बात हो तो भी ये अगर आपको टैग वर्ड आ गए ना तो पास होने का जो चांसेस होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं 78 का कौन सा आंसर सही होगा। ये ए और बी वाला सही है। वृतांत एवं कहानियाँ, नैरेटिव्स एंड स्टोरीज, ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है, इसमें टीचर क्या कर रहा है, जानवरों का अवलोकन करने के लिए बोल रहा है, उसका चित्र बनाने के लिए। ये क्यों करवा रहा है, चलिए देखते हैं। ऑप्शंस को देख लेते हैं। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल, इससे जो है क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होगा। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास होना, ये भी सही है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास होना, बिल्कुल, जानवरों के प्रति जो संवेदना भी आएगी जब जानवरों के साथ टाइम बिताएंगे, उन पे अवलोकन करेंगे, उनका फिगर बनाएंगे, उनसे लगाव होगा, जिससे उनके अंदर क्या आएगा, सेंसेस डेवलपमेंट होंगे, संवेदना आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें सारे ऑप्शन सही थे। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, किसमें क्या है, शिल्पकला और चित्रकला। चलिए देखते हैं क्यों किया जाता है ये। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए, नहीं। फिर देखते हैं, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये ऑप्शन सही है। फिर है, समूह की बात हो रही है, ग्रुपिंग की, लर्निंग बाय डूइंग बाय ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुप से सीखने की बात हो रही है, ये हो जाएगा। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, बिल्कुल सही है। ये जो इंटरेक्शंस होते हैं ना समाज में, सोशल इंटरेक्शन होते हैं, इनको इम्प्रूव करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा, ये नहीं है सही। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, बी एंड सी। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है, इसको सीखने का जो प्रभावशाली इफेक्टिव रिसोर्सेज है वो क्या है, बताना चाहिए। इसमें बताना है। परिवार के सदस्य ये हैं, परिवार समुदाय के सदस्य ये भी हैं, और समाचार पत्र ये भी हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला होगा, ए बी सी, ये सब है। ठीक है, न्यूज़पेपर है, मेंबर ऑफ द कम्युनिटी हैं, फैमिलीज मेंबर हैं, सब हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, अमूर्त मतलब होता है इमेजिनेशन, मूर्त मतलब जो दिखता है, अज्ञात से ज्ञात, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात। जो चीज़ें हमें पता होती हैं, हम उनको लेके उनके हेल्प से, जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं उन पे हम जाते हैं, ये ज्ञात से अज्ञात होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। जो रचनात्मक आकलन होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, उसका साधन नहीं है। चलिए देखते हैं, पोर्टफोलियो बिल्कुल है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है, 360 वाले जो आयाम बताए गए हैं वो होता है। क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये आकलन का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। इसमें नंबर बस दिए होते हैं, ये सब नहीं दिया होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर रखना चाहिए। जो चाइल्ड के लिए आप असेसमेंट बना रहे हैं, किसको इसमें से दूर रखना चाहिए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, यही आंसर सही हो गया, फर्स्ट वाला। बच्चों के जो आंसर्स हैं उनको सही और गलत में आंकना, इसको दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है, कोई एक्टिविटीज करवा रही है, कक्षा 5th की जो टीचर हैं, जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कह रही है। जो फर्श है उस पर बोल रही है कुछ चीनी के दाने डालो।
और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को बोल रही है। फिर देखें हैं बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक ये जो एक्टिविटीज़ करवा रही है, चीनी के दाने डालो, चींटियाँ जब तक नहीं आ जाती ये वेट करो। इससे अगर वो इसको मॉडिफाई करके सीखने की तरफ ले जाना चाहे तो उसे क्या करना होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला होगा। क्रियाकलाप का अवलोकन करना, अनुभव साझा करना और चर्चा करना। जहाँ पे क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ का जो है असेसमेंट आ जाए, अनुभव एक्सपीरियंस वाली चीज़ें आ जाएँ और डिस्कशन वाली चीज़ें आ जाएँ, क्विज़ वाली चीज़ें आ जाएँ, ये सब सही होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए और क्या करना है। इस सूची में निम्नलिखित में से दूसरों से जो भिन्न है, सारे एक से हैं, एक अलग है, उसको सेलेक्ट करना है। मछली देखते हैं, कछुआ, घड़ियाल, बत्तख और मछली। इसमें क्या है, एक सिमिलरिटी दिख रही है आपको। सारे क्या खाते हैं, वो मछलियाँ मतलब जो है ये सब किस में रहते हैं, पानी में रह सकते हैं। लेकिन कौवा क्या होता है, पानी में नहीं रहता। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा, क्रो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है। ये शहर दे दिया जाए और बोल दिया कि या कहाँ पे क्या मतलब खाया जाता है, पसंद वहाँ के जो पसंदीदा भोजन है उनको बोल दिया गया है। चलिए देखते हैं हांगकांग में क्या होता है। आपको पता होगा जो हांगकांग है इसमें पकाया हुआ सांप का मांस खाते हैं, तो ए वाला फोर्थ में जाएगा। ए का किस में जाएगा, फोर्थ में। फिर देखते हैं बी, केरल में क्या होता है, टेपियोका। टेपियोका शब्द जो टेपियोका होता है ना, ये केरल के लिए फेमस होता है। बी का कौन सा हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, ये बी वाला है, ठीक है। सी, कश्मीर में क्या होता है, सरसों के तेल में बनी मछली, सेकंड होगा। फिर देखते हैं डी वाला, ये गोवा नारियल के तेल में, नारियल कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, गोवा वगैरह में पाया जाता है ना, तो समुद्र की मछली, समुद्र भी वहीं पे पाया जाता है, तो इससे भी लगा सकते हैं आप, इसका थर्ड हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये सीरियल वाइज कहाँ है, फोर्थ है। ऐसे आप लिख लिया करिए, फिर डायरेक्ट सीरियल वाइज ढूंढ लिया कीजिए कि 4 1 2 3, फोर्थ फर्स्ट सेकंड ये सब कहाँ है। चलिए देखते हैं कहाँ है। नहीं ये फोर्थ वाला नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है, तो ए वाला किस में जाएगा, फोर्थ में नहीं फिफ्थ में जाएगा। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है, तो ए वाला फिफ्थ में होगा, तीन ऑप्शंस में है। और बी वाला किस में जाएगा, बी वाला फर्स्ट में, ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, ये बी वाला फर्स्ट में जाएगा, कश्मीर ये यहाँ जाएगा और गोवा वाला नारियल इसमें जाएगा, डी वाला थर्ड में, यही वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है, जो इसका नेक होता है उसको फसली तरीके से ये आगे पीछे कर सकती है। चलिए देखते हैं, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। मैना को आप देखे होंगे कि ये बहुत जो है जल्दी जल्दी अपने जो गर्दन है उसको आगे पीछे करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है। घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। जो इन्वायरमेंट होता है ना, इसमें जो है घर के ऊपर है, भोजन के ऊपर है और जो नृत्य वगैरह है इसमें इसके ऊपर है, इससे क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। चलिए देखते हैं घरों के ऊपर। आप ये सब देख लीजिएगा कि जो भी मतलब यहाँ के फेमस फेमस राज्य हैं इंडिया में, वहाँ पे कहाँ पे कैसे घर बनते हैं ये सब देख के जाइएगा। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों और घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं, बिल्कुल सही है ये वाला। फिर देखते हैं मनाली में घर बांसों के खंभों पे बनाए जाते हैं। बांसों के खंभों पे जो घर बनाए जाते हैं ये पश्चिम बंगाल वगैरह में बनाते हैं, जहाँ मेघालय वगैरह जहाँ पे क्या होते हैं बारिश ज्यादा होगी वहां पे बनते हैं। फिर देखते हैं लेह में, लेह क्या है, लद्दाख में पड़ता है। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल में जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ए और सी सही, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अगर जहाँ पे बारिश वाला ज्यादा मौसम होता है वहां पे पूछा जाए तो बांस के घर बनते हैं वहां पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। हाथियों के बारे में विचार कीजिए। जो हाथी के बारे में है, एलिफेंट के बारे में, इनको इसमें से सही कथन कौन सा है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये सही है, ये कम सोते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा लेता है, ये गलत है। फिर है इन्हें पानी और कीचड़ के साथ खेलना बहुत पसंद है, ये भी सही है। फिर देखते हैं किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ए सी डी। किसमें है ए सी डी, ये थर्ड वाले में है। 90 का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, ए सी डी। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आपका कोई भी कंटेंट छूटे ना, और सीटेट की तैयारी अब इस चैनल पे कंटिन्यूसली चलेंगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।